अभी हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है न्यून मांग और अधि मांग की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो होगा, एक बार आप देखेंगे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक हमने आपके लिए उठाया है कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। तो हमने जो पिछले चैप्टर में समझा था कि एग्रीगेट डिमांड जो होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एग्रीगेट डिमांड जितना हो रहा है मतलब यह है कि देश के अंदर जितने भी लोग हैं उसके द्वारा जो वस्तु या सेवा का मांग की जा रही है वो बराबर होना चाहिए देश के अंदर जितने उत्पादक हैं या वस्तु या सेवा का मांग की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति है, लेकिन कई बार एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर भी बराबर होनी चाहिए। डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर भी बराबर होना चाहिए। आप बोलेंगे क्या बोल दिए, मजा नहीं आया। मतलब ये कहना चाहता हूं कि आपके एक देश है जिसमें 100 लोग रहते हैं तो 100 लेबर को रोजगार होना चाहिए। ठीक है, डिमांड जितना 100 लोगों की डिमांड है तो सप्लाई और लेबर भी 100 होना चाहिए। मतलब जितने लोग को काम की जरूरत है उन सभी को काम मिल गया, वो पूर्ण रोजगार की स्थितियां हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो हमारा समग्र मांग है समग्र पूर्ति के बराबर होना चाहिए। आप पूछेंगे कि सेकंड टॉपिक अल्प रोजगार क्या है। तो अल्प रोजगार वो स्थिति है जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर के बराबर नहीं है। डिमांड ऑफ लेबर के बराबर नहीं है, सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा है और डिमांड ऑफ लेबर कम है, और डिमांड ऑफ लेबर कम है। मार्केट में बेरोजगार लोगों को नहीं देखते आप, बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं, तो सप्लाई ऑफ लेबर मार्केट में ज्यादा है लेकिन कंपनी के द्वारा या अर्थव्यवस्था में लेबर की मांग कम है। तो ऐसी स्थिति अल्प रोजगार संतुलन कहलाती है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो या जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, लेकिन पूर्ण रोजगार तब होगा जब सप्लाई ऑफ लेबर बराबर हो डिमांड ऑफ लेबर के। अल्प रोजगार की स्थितियां तब होगा जब सप्लाई ऑफ लेबर कम हो डिमांड ऑफ लेबर से। ठीक है, आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो अल्प रोजगार की स्थिति है उसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अल्प रोजगार के स्थिति के कारण ही अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में आती है। अब देखो अर्थव्यवस्था में ना दो तरह की बेरोजगारी, एक वो लोग जो अपनी इच्छा से जानबूझ के बेरोजगार है। आप पूछेंगे सर कैसे जानबूझ के बेरोजगार है। देखो अर्थव्यवस्था में एक प्रचलित कीमत होती है, जैसे मान लो कि 500 के मजदूरी पर काम मिल रहा है मार्केट में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं क्यों करूंगा 500 के मजदूरी पे काम, इससे अच्छा मैं पबजी खेल लेता हूं। तो ऐसे लोग जो जानबूझकर प्रचलित कीमत पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, रोजगार तो है लेकिन प्रचलित कीमत पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी इच्छा से, वो ऐच्छिक बेरोजगार है, निठल्ले लोग। दूसरी बात करते हैं अनैच्छिक बेरोजगार के बारे में। ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो स्थिति है जब लोग इच्छा है प्रचलित कीमत पर काम करने के लिए, चलो हमें 500 का पर डे दो, लेकिन हम काम करना चाहते लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहे। काम करने की इच्छा है, विलिंग टू वर्क, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हम अनैच्छिक हैं। हमारे जैसे आपके जैसे बेचारे लोग जो काम करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन काम नहीं मिलता है, वो अनैच्छिक बेरोजगारी है, प्रचलित कीमत पे काम करने के लिए तैयार है। या इसमें एक और बात शामिल है कि हमारी योग्यता ज्यादा है लेकिन हमारी योग्यता के अनुसार हमें काम नहीं मिलता। हमारी योग्यता मतलब हम यदि ग्रेजुएट हैं या हम एमए कर रखे हैं तो हमें क्या चाहिए कि इस लेवल का जॉब चाहिए जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड काम हो या वर्क ऑफिस का वर्क हो। अब कोई मुझे कहेगा कि सड़क बनाओ तो मैं क्यों करूंगा। ठीक है, इस कारण से हम बेरोजगार हैं क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा है लेकिन वैसा हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी, हमारी इच्छा तो नहीं है लेकिन मजबूरी से बेरोजगार है। अब बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट के बारे में। देखो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति वो होती है
जब जितना हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर है वो बराबर हो जाए डिमांड ऑफ लेबर के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जितने भी रिसोर्स उपलब्ध है, ठीक है, संसाधन उपलब्ध है, वो सारे संसाधन का उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी स्थिति के कारण एग्रीगेट डिमांड, देश की अर्थव्यवस्था का जो मांग है और जो पूर्ति है वो बराबर हो जा रहा है, और जितने लेबर है सब इंप्लॉयड है, और सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है, जिसमें सभी लोग इंप्लॉयड होते हैं, ठीक है। सप्लाई ऑफ लेबर डिमांड ऑफ लेबर के बराबर होगा, जितने लोग हैं उन सभी लोग को काम मिल गया है, यह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है, ठीक है। अगली बात है जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कहने का मतलब, और जीरो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, वॉलंटरी को छोड़ के बात करेंगे। अब देखो, तो यदि हम बात कर ले कि हमारे यहां लोग काम करने की इच्छा रखता है, लेकिन वॉलंटरी जो है, जो ऐच्छिक रूप से बेरोजगार है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, वो हमेशा बेरोजगार रहेंगे। जिसे पबजी खेलना पसंद है उसके लिए क्या करेंगे, वो तो जानबूझ के बेरोजगार है। तो वॉलंटरी को छोड़ दो, एक्सेप्शन मानो, ऐच्छिक बेरोजगारी को एक्सेप्शन मान के चलते हैं। तो जो लोग विलिंग टू वर्क है, जो काम करने की इच्छा रखते हैं, उन सभी लोगों को यदि रोजगार मिल जाता है तो ऐसी स्थिति जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, कि मतलब जितने लोग काम करने के लिए तैयार है, आज के डेट में सभी को काम उपलब्ध है, वही कहलाएगा जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करेंगे प्राकृतिक बेरोजगारी, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जीरो बेरोजगारी हो, है ना, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो? यह स्थिति संभव ही नहीं है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती ही होती है। नए अर्थशास्त्री का, केंद्रीय अर्थशास्त्री का यही मानना है कि बेरोजगारी तो होगा ही होगा। और पहले के जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना, वो कहते थे अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं होता, सब एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब जितने लोग हैं सबको काम मिला है। कैसे काम देंगे? जनसंख्या बढ़ रही है, कैसे काम देंगे? देखो, जहां 10 लोगों की जरूरत है, 20 लोग लाइन में खड़े हैं, 20 को काम दो। जहां एक लोगों को 10,000 दे रहा था, अब 5,000 दो, लेकिन सबको काम दे दो। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बना रखा था पहले के अर्थशास्त्रियों ने। लेकिन केंज ने इसको बदला। केंज ने बताया कि प्राकृतिक बेरोजगारी होती ही होती है, अर्थव्यवस्था में लोग बेरोजगार होते ही होते हैं, आप चाहो ना चाहो। इसमें दो तरह की बेरोजगारी बताया गया है। एक है संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि हमारी इच्छा है कि मुझे जो जॉब प्राप्त है इससे बेहतर जॉब मिले, इस कारण से हम ये जो प्रेजेंट जो हमारा जॉब है इसको रिजाइन करके हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड है। मतलब हम इससे अच्छे रोजगार के तलाश में अपने आप को बेरोजगार कर बैठे, है ना। लोग 35 साल तक बाल उड़ा रखे और पढ़ते जा रहे हैं, तो वो सब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड है, अच्छी रोजगार के तलाश में बेरोजगारी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता ही, आप देखोगे आए दिन आपके आसपास लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं मैं पुराना वाला जॉब छोड़ दिया, नया जॉब ढूंढ रहा हूं। तो वो कैसे बेरोजगार है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता ही अर्थव्यवस्था में, कुछ भी कर लो जीरो नहीं हो सकता ये चीजें। संरचनात्मक क्या है? देखो, पहले जो कंपनियां थी, किसी कारण से कंपनियां डूब गई तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पहले जो प्रचलित तकनीक था, अब वो तकनीक पे काम नहीं हो रहा है। जैसे पहले बड़ा वाला टीवी बनता था, अब वो बड़ा वाला टीवी का टेक्निक्स खत्म हो गए, तो अब लोग बड़ा वाला टीवी बनाने वाली फैक्ट्रियां तो खत्म हो गई ना, तो वहां वो लोग तो बेरोजगार हो गए। पहले मुंशी हुआ करते थे लिखने के लिए, अब तो कंप्यूटर पे हो रहा है, अब तो मुंशी बेरोजगार हो गए। तो ये होता है स्ट्रक्चर में चेंज आने के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब यदि आप पूछोगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारक क्या है, तो उत्पादन के तरीके में बदलाव हो जाए, कच्चा माल की पूर्ति में बदलाव हो जाए, फैक्ट्रियों में आकस्मिक हानि हो जाए, है ना, और सारी चीजें, ठीक है। तो ये बातें हैं, तकनीक में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाए, तो इस कारण से संरचनात्मक बेरोजगारी आती है। मैं टेक्निकल वर्ड से समझा दिया आपको। अब हम बात करेंगे न्यून मांग और अधिमांग के बारे में। आइए समझते हैं न्यून मांग क्या है और अधिमांग क्या है। न्यून मांग, डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड क्या होता है? देखो, न्यून मांग की स्थिति वो स्थिति है जब एग्रीगेट
डिमांड कम हो जाए, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये न्यून मांग कहलाता है। ठीक है। अधिमांग कब कहलाता है? तो अधिमांग वो स्थिति है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसी स्थिति अधिमांग कहलाती है, एक्सेस डिमांड कहलाती है। आप पूछेंगे कि न्यून मांग का कारण क्या है, तो अभी पहले समझते हैं। तो न्यून मांग जब होती है तो इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखो, तो मान के चलते हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था को डिनोट करने के लिए मैंने ग्राफ बनाया, जिसपे एक पे एग्रीगेट डिमांड रखा और निचले पर वाई, या इसी को हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी रखा। ग्राफ बनाना सीखो। यहां पे 0 है। एग्रीगेट सप्लाई तो आपको पता है 45 डिग्री का लाइन बना देगा, इनकम लाइन 45 डिग्री एंगल बना के चलता है। ओके, तो पहले जो हमारे यहां अर्थव्यवस्था में मांग था, ये थोड़ा ऊपर ज्यादा हो गया, इसे कम कर लूं, ये लो, ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल है। पहले जो हमारे यहां एग्रीगेट डिमांड था और अभी जो हमारे यहां एग्रीगेट डिमांड है, मान के चलते हैं कि हमारे यहां पहले एग्रीगेट डिमांड ये था। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा इनकम लाइन है। एग्रीगेट डिमांड किसका? फुल एम्प्लॉयमेंट का। तब हमारा इक्विलिब्रियम इतना था, जिसमें हमारे द्वारा इतना हमारे देश की जीडीपी था, एम मान लेते हैं, और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड दिखा रहा था जो अर्थव्यवस्था में था। ओके, तो ये हमारी स्थिति थी कब की? फुल एम्प्लॉयमेंट की। लेकिन हुआ क्या? हमारा डिमांड कम हो गया। हमारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। जब डिमांड कम हो गया तो ये डिमांड का ग्राफ नीचे कर लो। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड इन प्लान्ड है, नियोजित तरीके से इतना डिमांड हुआ। फुल एम्प्लॉयमेंट होना इतना चाहिए था, हुआ कितना? इतना। तो कमी कितने का आया? ये ई था, अब हमारा इक्विलिब्रियम ई डैश पे आने की स्थिति में आ गई, तो कमी इतने का आया। एग्रीगेट डिमांड में इतने की कमी आई। एग्रीगेट डिमांड में क्या हुआ है? इतने की कमी आई। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड में इतने की कमी आई, इसी बात को डेफिसिट डिमांड के नाम से जाना जाता है। डेफिसिट डिमांड। ठीक है, इसी चीज को क्या कहते हैं? न्यून मांग कहते हैं, क्योंकि मांग की स्थिति में, अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति में क्या आई है? गिरावट आई। तो इक्विलिब्रियम यहां बनेगा तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी सिकुड़ गई, पहले जहां था उससे पीछे आ गई। तो ये न्यून मांग का कंसेप्ट है, ये ग्राफ है, आपको ऐसे दिखाना पड़ता है। अधिमांग की स्थिति में क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था में अधिमांग रहता है तो नीचे में आप वाई लीजिए, जीडीपी लीजिए, ये 0 है, ये हमारा 45 डिग्री का लाइन इनकम लाइन है। ठीक है, और ये हमारा इस पे एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, या इसे एग्रीगेट सप्लाई मानो। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से हमारी एक स्थिति तो फुल एम्प्लॉयमेंट की है, मान के चलिए कि ये हमारे अर्थव्यवस्था का एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है, एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन डिमांड बढ़ गया। डिमांड क्या हुआ है? P से P1 हो गया। डिमांड क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में बढ़ गया। जब डिमांड बढ़ जाता है तो ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। तो एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड वाला है ये बढ़ा है, नियोजित तरीके से हमारा डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो पहले जो इक्विलिब्रियम की स्थिति थी ये, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में ये हालत था, इतना डिमांड हो रहा था। अब जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति ये बन गया, पहले ई था, अब ई डैश ये नया वाला बना। तो अब हमारे अर्थव्यवस्था में जीडीपी का मान बढ़ा है। ठीक है, अब हम ज्यादा मांग करने लगे हैं। ठीक है, हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है। एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ है? बढ़ गया। तो ये जो स्थिति है, बढ़ी हुई स्थिति, ये जो स्थिति है ना बढ़ी हुई, तो ये कहलाता है एक्सेस डिमांड। क्या कहलाता है? एक्सेस डिमांड। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए तो आप ग्राफ पुट करेंगे। इकोनॉमिक्स में बच्चे को इसलिए नंबर नहीं आता क्योंकि वो चीजें लिख देता है, उसके बाद कुछ ग्राफ नहीं बनाता, बनाना पड़ेगा। तो ये बीच वाली स्थिति क्या है? एक्सेस डिमांड है। अब आप पूछेंगे कि सर इसका कारण क्या है? आखिर न्यून मांग अर्थव्यवस्था में क्यों होती है, अधिमांग अर्थव्यवस्था में क्यों होती है? तो इसके कारण पे भी चर्चा कर लेते हैं। कारण क्या है?
एक एक करके। न्यून मांग के कारण, देखो न्यून मांग का जो सबसे पहला कारण है कंजम्पशन, निजी व्यक्तियों के द्वारा किया गया उपभोग व्यय। यदि हमारे तुम्हारे जैसे लोग अब अर्थव्यवस्था में चीजें ज्यादा खरीदने लगी है, मांग ज्यादा करने लगा है, तो स्वाभाविक सी बात है मांग कम करने लगा, सॉरी ये न्यून मांग है। तो यदि अर्थव्यवस्था में निजी लोग अपना कंजम्पशन कम करने लगा है तो ये न्यून मांग कहलाएगा, क्योंकि हम लोग अब कम खरीद रहे हैं तो मार्केट में वस्तु या सेवा की मांग कम होती जा रही है। दूसरी बात है निजी निवेश कम हो जाए, निजी निवेश क्या हो जाए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, इस कारण से भी न्यून मांग होगा, क्योंकि हमारे द्वारा यदि हमारी पूंजी निर्माण में या संपत्ति खरीदने में कम निवेश हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण भी न्यून मांग की स्थिति आती है। तीसरी बात, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाए। किसका एक्सपेंडिचर कम हो जाए, गवर्नमेंट का। सरकारें सामाजिक भलाई कल्याणकारी योजना में पहले ज्यादा खर्च करता था, अब कम खर्च कर रहा है, तो इस कारण से भी अर्थव्यवस्था में क्या हो सकती है, न्यून मांग की स्थिति पैदा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा है एक्सपोर्ट। यदि एक्सपोर्ट की बात करें, यदि हम निर्यात की बात कर ले तो एक्सपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे, जो एक्सपोर्ट है, जो हम दुनिया को बेच रहे हैं। अब देखो हम जो दुनिया को वस्तु बेच रहे हैं वो हमारे इनकम का घटक है। जैसे ही हम दुनिया को सामान बेचेंगे तो वो सामानें क्या होगी, हमें पैसा देगा, है ना, या वो सामान को बेचने के लिए हम ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो वस्तु का उत्पादन होगा। तो ऐसी स्थिति में एक्सपोर्ट क्या होती है, न्यून मांग की स्थिति में यदि कम हो जाती है तो भी न्यून मांग आएगा, क्योंकि हम अब वस्तु कम बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारी डिमांड कम हो गई कच्चा माल की। अब इंपोर्ट के बारे में बात कर ले। देखो इंपोर्ट बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में, अपने देश से वस्तु ना खरीद के दूसरे देश का चीपर वस्तु हम ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट एम जो है ये वृद्धि होगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा। और लास्ट बात क्या है कि जो टैक्स है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है, यदि सरकार आप पर टैक्स बढ़ा दे, क्या करे, बढ़ा दे, तो ऐसी स्थिति से भी न्यून मांग आएगा। क्यों, क्योंकि देखो सरकार ने हम पे टैक्स लगा दिया, हमारे जेब का पैसा चला गया सरकार के पास। जब हमारे जेब का पैसा सरकार के जेब में चला गया तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं बचे, तो टैक्स बढ़ने के कारण भी न्यून मांग की स्थिति आती है। बस कीवर्ड को याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। कंजम्पशन घटेगा, निजी उपभोग, है ना, निजी निवेश कम हो जाएगा, सरकार के निवेश कम हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, लेकिन इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, टैक्स बढ़ जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर अधिमांग के क्या कारण है, कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, तो सब इसका उल्टा, सी बढ़ेगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, निजी लोग का उपभोग बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड बढ़ेगा, निजी लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, सरकार के सामाजिक कार्य वेलफेयर स्कीम में खर्चे बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा। फिर बात कर ले सरकार के बाद की बात कर ले हम किसके बारे में, यदि हम एक्सपोर्ट के बारे में बात कर ले तो एक्सपोर्ट हमारा यहां पे कम हो रहा है, अब एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कच्चे माल का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, अपने लोग से कच्चे माल ज्यादा खरीदेंगे। अगली स्थिति इंपोर्ट में उल्टा हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सेस डिमांड में ना हम अपने देश में वस्तु का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, मांग ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे देश से वस्तु कम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थितियां हैं, ओके। अगली बात कर लेते हैं कि टैक्स के बारे में, जो हमारा टैक्स है, जो हमारा टैक्स है ये क्या होगा। अभी इसमें सरकार ने टैक्स बढ़ाया, हमारे जेब से पैसा सरकार के पास, अब इसमें सरकार क्या करेगा, टैक्स में छूट देगा। जब सरकार टैक्स में छूट देता है ना तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारा पैसा सरकार के पास नहीं जाता, हमारे पास रहता है, तो हम उस पैसे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड हो जाता है, ठीक है सर। अब हम बात करने वाले हैं कि न्यून मांग और अधिमांग के परिणाम क्या निकलेंगे। आइए जब हम न्यून मांग और अधिमांग के कारण को समझे हैं तो अब न्यून मांग और अधिमांग के प्रभाव अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिणाम के बारे में, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था में। देखो तो सबसे पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा कि पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार या हमारे देश की जीडीपी एम था, ठीक है, अब ये देश की जीडीपी घट के हो जाएगी एन। जब देश की जीडीपी कम होगी ना
पहले हमारा जो ON है ये कम हो जाएगा किससे, OM से। पहले इतनी ज्यादा हमारे पास अर्थव्यवस्था में रोजगार था, अब ये कम हो गया। तो ये जब हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति कम होगी या GDP कम होगी तो अल्प रोजगार संतुलन की स्थितियां बनेगी। तो पहला हमने कारण देखा कि इस कारण से अल्प रोजगार संतुलन बनेगी। अल्प रोजगार संतुलन, अल्प रोजगार संतुलन कहने का मतलब कि अब हमारे यहाँ कुछ नंबर ऑफ लेबर्स जो है अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, उसके पास कोई काम नहीं है बेचारे के पास। ये जो डेफिसिट हुआ है, इतने लेबर अनएम्प्लॉयड हो गए क्योंकि हमारी मांग कम हुई। तो जो फैक्ट्रियां हैं वो जब मांग कम है तो फैक्ट्रियां अपने यहाँ मजदूर को ज्यादा क्यों रखेगी, उसे फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। तो जब लेबर ऑफ सप्लाई ज्यादा है और डिमांड ऑफ लेबर कम हो गए तो ये स्थिति के कारण अल्प रोजगार की स्थिति हमारे देश में बनेगा। तो अल्प रोजगार की स्थिति बन जाएगी। अल्प रोजगार कहने का क्या मतलब है कि देश में जितने लोग हैं उन सबों को रोजगार पूरी तरीके से नहीं मिल सका है। अब बात करेंगे अपस्फीति अंतराल के बारे में कि अपस्फीति अंतराल क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है। देखो तो पहले क्या था, इतना डिमांड होता था, अब डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो ये डिफ्लेशन, अपस्फीति आ गई, मूल्य में गिरावट आ गई। मूल्य में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो इसे हम अपस्फीति अंतराल कहते हैं। इस अपस्फीति अंतराल के कारण क्या हुआ, इस अपस्फीति अंतराल के कारण समस्या निम्न डिमांड का शुरू हुआ। निम्न डिमांड की समस्या कैसे शुरू हुई, देखो तो हमारा डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ है, गिर गया है। तुम बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड गिर गया है अर्थव्यवस्था में, तो इसका क्या परिणाम होगा, क्योंकि डिमांड नहीं है तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट गिर गया। जब इन्वेस्टमेंट गिर गया तो क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट ही कम कर रहे हो तो उत्पादन, प्रोडक्शन कम होगा। क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, प्रोडक्शन गिर जाएंगे। जब प्रोडक्शन गिर जाएंगे तो क्या होंगे, जब आप मुझे बताओ, मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं उत्पादन ही नहीं कर रहा हूं, तो स्वाभाविक सी बात है मेरी एग्रीगेट डिमांड फिर से वापस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड फिर से वापस गिर जाएगी, और फिर ये एग्रीगेट डिमांड जब गिरा तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होंगे, फिर प्रोडक्शन कम होंगे। ये एक साइकिल बन जाएगा, ये एक पूरा चेन बन जाएगा। अर्थव्यवस्था गिरते गिरते और गिरते चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्थितियां बन जाती है जिसे हम अपस्फीति अंतराल कहते हैं। और इससे होगा क्या कि देखो, हमने वस्तु तो ज्यादा उत्पादन कर लिया लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वस्तु बचा रह जाएगा, वस्तु बिकेगा नहीं, तो हम अगले वर्ष उत्पादन भी कम करेंगे। हम सोचेंगे अगले वर्ष बेचेंगे, या अवांछित वस्तु का स्टॉक हमारे पास बच जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका दाम कम हो जाएगा एक साल के अंदर। तो ये स्थिति आ जाएगी, लाभ की हानि होगी। मुझे बताओ, जब वस्तु हमारे पास बचा रह गया तो हमें लाभ कहां से प्राप्त होंगे। एक साल बाद हम वस्तु को बेचेंगे, तब तक तो उस वस्तु की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, जिस कारण से हमारे लाभ की हानि होगी। तो न्यून मांग के कारण ये परिणाम निकलते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि अधि मांग। आइए अब हम एक्सेस डिमांड के परिणाम को पढ़ते हैं। शायद मैंने उस पिछले वीडियो में क्या किया था, यहां पे ग्राफ ये लाइन खींच दिया था, जो कि ये नहीं बनेगा। ठीक है, आप इससे सुधार कर लेंगे। एक्सेस जब डिमांड होता है तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सेस डिमांड में क्या है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा डिमांड है वो बढ़ गया है कीमत बढ़ने के कारण, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो गई। अब हुआ क्या कि ये वाला लाइन नहीं लेंगे, यही वाला जो लाइन था ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, लेकिन अधि मांग की स्थिति ये है। यदि ये हो जाए तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये हो जाए तो अधि मांग हो रहा है। अधि मांग कहने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड के ज्यादा होने के कारण, डिमांड के सप्लाई उतना ही है, वस्तु के सप्लाई में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है, बस डिमांड में ज्यादा हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया। जब डिमांड ज्यादा होता है तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड कहेंगे। ये हमारा एक्सेस डिमांड है। अब देखो हुआ क्या है कि डिमांड ज्यादा हो रहे हैं, वस्तु का उत्पादन सेम है, तो इस कारण से समस्या ये उत्पन्न हो गई कि हमारे देश के अंदर वस्तु कम और मांग करने वाले ज्यादा। इस कारण से समस्या यह हुई कि कीमतें बढ़ती चली गई। इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप आ गया। क्या गया, अब अस्फीतिक अंतराल आ गए। इस अंतराल को क्या कहते हैं, अवस्फीतिक अंतराल।
क्या कहेंगे, अपस्फीतिक अंतराल। अब अर्थव्यवस्था में क्या हुआ कि ज्यादा मांग हो रहे हैं, ठीक है, तो अपस्फीति, महंगाई आ गई। तो महंगाई किसे पसंद है, महंगाई से तो और समस्या आती है, तो अपस्फीति अंतराल आ गई। अब अपस्फीति अंतराल आने के कारण हुआ क्या, कच्चा माल भी महंगा हो गया। जब कच्चा माल महंगा हो जाएगा, मैं इस पे बात कर लेता हूं कि एग्रीगेट, ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट अधिमांग है, इस अधिमांग के कारण हमारे जो निवेश है ये महंगा हो गया। जब निवेश महंगा हो गया तो उत्पादन महंगा हो गया। जब उत्पादन महंगा हो गया तो वस्तु की कीमतें बढ़ गई, वस्तु की कीमतें बढ़ गई, वस्तु की कीमतें बढ़ गई तो और समस्या आ गई, ठीक है। और जब वस्तु की कीमतें बढ़ेगी तो लेबर कहेगा कि हमें और वेतन चाहिए, लेबर जब कहेगा कि हमें और वेतन चाहिए तो निवेश और बढ़ जाएगा। तो ये अधिमांग की स्थिति के कारण जो वेज स्पाइरल की शुरुआत होती है, मतलब ये होने लगता है कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा मांग होने लगते हैं, ठीक है। हम एक्सेस डिमांड के परिणाम को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सेस डिमांड के जो ग्राफ है उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, पहले उसे ठीक कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं अधिमांग, ठीक है, अधिमांग, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के यदि हम ग्राफ को देखें तो ये हमारा जो हॉरिजेंटल है इस पे वाई या जीडीपी रखेंगे, इनकम या जीडीपी। एक्स एक्सिस पे हम एग्रीगेट डिमांड को रखेंगे, और आपको जैसे कि पता है इनकम लाइन 45 डिग्री से बनता है, ठीक है। इनकम लाइन कितने डिग्री से बनता है, 45 डिग्री से बनता है। हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो मान के चलते हैं कि हमारा ये है अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ये है, इक्विलिब्रियम लेवल ये है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में ये संतुलन की स्थिति है। हुआ ये कि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ गया। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ा तो इस कारण से एग्रीगेट डिमांड की स्थिति ऊपर उठने लगी। हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो एग्रीगेट डिमांड के अनुसार संतुलन ये होना चाहिए, लेकिन सप्लाई तो हमारा इतना ही है, ठीक है। तो हुआ ये है कि एग्रीगेट डिमांड ऑफ प्लांट जो ज्यादा हो गया, इसके कारण आप गौर करेंगे कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन ON ही हो रहा है, लेकिन डिमांड जो हमारा इतना था अब ये बढ़ के इतना हो गया। तो डिमांड में वृद्धि हुई है जिस कारण से कीमत में वृद्धि हुई है, कीमत में वृद्धि हुई है। इस कारण से लग रहा है कि अर्थव्यवस्था बड़ा हो गया है। तो वस्तु या सेवा के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ है, बल्कि मांग में वृद्धि, कीमत में वृद्धि हुआ है। इन कारणों से अधिमांग की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, ठीक है, उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। तो अब इस कारण से क्या क्रिएट हुआ, अब देखो ये जो है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा एक्सेस डिमांड है। क्या है, एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड या इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। कौन सा गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। मतलब अभी क्या हुआ है, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। अस्फीति अंतराल, क्योंकि ये महंगाई के कारण अस्फीति आया है तो इसे हम अस्फीति अंतराल के नाम से जानते हैं, ओके। अब ये हमने पढ़ लिया, हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन नहीं बढ़ा, कीमत में वृद्धि के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो इसके कारण अस्फीति अंतराल की शुरुआत, इन्फ्लेशनरी गैप की शुरुआत हुई। कैसे हुई इन्फ्लेशन की शुरुआत, इस कहानी को समझते हैं। हुआ ये था अर्थव्यवस्था के अंदर कि वर्तमान संसाधन पर दबाव बढ़ा क्योंकि लोग की मांग ज्यादा थी। जैसे ही लोगों की मांग ज्यादा थी तो मांग ज्यादा होने के कारण कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई। जो कच्चा माल था उसका कीमत बढ़ गया। जैसे ही कच्चा माल का कीमत बढ़ा तो उत्पादन लागत बढ़ गया, उत्पादन लागत बढ़ गया, ठीक है। उत्पादन लागत बढ़ गया। जब उत्पादन लागत बढ़ गया तो सामान्य कीमत से अब वस्तु ऊपर होने लगा। वस्तु क्या होने लगा, ऊपर होने लगा। और जैसे ही देखा कि लेबर भी कि अब वस्तु तो ज्यादा महंगा बिक रहा है, तो
और वस्तु महंगा हो गया। जो 10,000 की सैलरी मिलती थी, मेरा जीवन ऐश से गुजर रहा था, अब 10,000 की सैलरी में हमारा जीवन नहीं चल रहा, तो हम फैक्ट्री वाले से कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा चाहिए वेतन। जैसे ही हमने वेतन ज्यादा मांगा तो उत्पादन की कीमत और बढ़ गई, क्योंकि लेबर उत्पादन के कीमत में सम्मिलित होता है। लेबर अपना मांग ज्यादा करेगा तो कीमतें वस्तु की बढ़ जाएगी, तो इस कारण से उत्पादन बढ़ती गई। अब जैसे ही लेबर का कीमत फैक्ट्री वाले ने बढ़ाया, वैसे ही वस्तु का दाम फिर से बढ़ गया। फिर से लेबर परेशान कि भैया महंगाई और बढ़ गई है, थोड़ा वेतन और बढ़ा दो। इसी बात को हम अधिमांग की मजदूरी कीमत जाल कहते हैं। वेज स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल, मतलब मजदूरी जो है कीमत को पीछा करता है। मजदूरी कीमत को पीछा करता है कि मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ही लोग मांग करते जाएंगे कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ, क्योंकि कीमत बढ़ना और यदि वेतन नहीं बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसकी वेतन घट रही है, क्योंकि मार्केट की कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब यह है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में कीमत बढ़ती है, मजदूरी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। ओके, दूसरी बात कर लेते हैं स्थिर जीडीपी के बारे में। हमने क्या देखा कि जीडीपी में उत्पादन तो स्थिर है, जीडीपी में वृद्धि जो हुई है वो हुई है मांग के ज्यादा होने के कारण, कीमत के ज्यादा होने के कारण। तो अर्थव्यवस्था तो स्थिर है, सप्लाई तो ज्यादा हो ही नहीं रहे, मांग ज्यादा है इसलिए महंगाई ज्यादा है, इस कारण से आपको ज्यादा लग रहा है। तो अर्थव्यवस्था स्थिर है, अर्थव्यवस्था का कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रहा है, जिससे रोजगार में भी कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। जब तक उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ता तब तक रोजगार में कोई चेंजेस नहीं आने वाली है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, अधिमांग हमने देखा, प्राइस स्पाइरल देखा। अब मुझे बताओ, यदि मैं एक उत्पादक हूं, यदि कीमतें बढ़ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग हमसे कम वस्तु खरीदने लगेंगे, या लेबर को वेतन ज्यादा हो जाता है, या कच्चा माल ज्यादा महंगा हो जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास जो पैसा बचता था अब वो पैसा नहीं बचेंगे, तो लाभ की हानि होती है। न्यून मांग में भी लाभ की हानि, अधिमांग में भी लाभ की हानि, दोनों स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। तो आप बोलोगे कि सर सुधार कैसे किया जाए, आखिर इस समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो इस समस्याओं का समाधान करने के लिए दो लोग आएंगे, एक आरबीआई और एक राज्य सरकार। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि आखिर यदि न्यून मांग और अधिमांग की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है अर्थव्यवस्था में, तो इसको ठीक करने के उपाय हमारे पास क्या है, या किस तरह से इसे ठीक किया जाएगा? देखो, सबसे पहली बात, न्यून मांग की स्थिति का मतलब यह हुआ कि मार्केट में रुपए कम है, मार्केट में रुपये कम है। अधिमांग की स्थिति कहने का मतलब मार्केट में रुपयों या तरलता की मात्रा अधिक है। देखो, अधिमांग या इन्फ्लेशन क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि मार्केट के लोगों के जेब में पैसा ज्यादा है। न्यून मांग की स्थिति क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि लोगों के जेब में पैसा कम है। अब ऐसी स्थिति में इसको ठीक कैसे किया जा सकता? इसके दो मेजर्स हैं, दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। पहला, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति गवर्नमेंट बनाता है, यह पॉलिसी गवर्नमेंट बजट के जरिए बनाता है। किसके जरिए बनाता है? बजट के जरिए। बजट में सरकार ज्यादा खर्च करता है, कई बार कम खर्च करता है। इस तरह से न्यून मांग और अधिमांग को ठीक करता है। अब क्या कदम उठाता है, आइए हम समझते हैं इस चार्ट से। ये आपके लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, पहली बात, यदि अर्थव्यवस्था में न्यून मांग है, एग्रीगेट डिमांड कम है, तो सरकार क्या चाहेगा कि अर्थव्यवस्था के मार्केट में पैसा जाए, क्योंकि पैसा कम है। इसका उल्टा करना है तो सरकार अपना व्यय बढ़ा देगा। सरकार क्या करेगा? अपना व्यय बढ़ा देगा। सरकार लोक कल्याणकारी योजना, पेंशन, स्कॉलरशिप, शिक्षा ऋण, इन सारे चीजों में खर्च ज्यादा करने लगेगा, सड़क ज्यादा बनाने लगेगा, अस्पताल ज्यादा बनाने लगेगा। इससे सरकार के खर्चे बढ़ जाएंगे। जैसे ही सरकार का खर्चा बढ़ा तो वो पैसा मार्केट में या अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट हो जाएगा, डाल दिया जाएगा। जैसे ही पैसा अर्थव्यवस्था में गया, लोगों के जेब में पैसा आया, लोग बावला होकर मार्केट गया, तुरंत चीजें खरीदने लगा। मामला यह है कि सरकार को पैसा डालना है तो सरकार की अपनी व्यय बढ़ानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कर।
अब कर के बारे में क्या सोचेंगे? देखो, सरकार यदि हम पे कर लगाता है, पब्लिक पे, मार्केट पे कर लगाता है, तो हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, हम चीजें कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, सारा पैसा टैक्स भरने में दे दिया हमने। यदि सरकार टैक्स कम कर देती है तो हमारे पास पैसा बचेगा और वही पैसे का हम क्या करेंगे? मार्केट में जाके डिमांड करेंगे। तो न्यून मांग की स्थिति में सरकार कर लेने की मात्रा टैक्स को गिरा देता है, टैक्स को कम कर देता है, जिससे लोगों के पास पैसा बचता है और जो मार्केट से डिमांड करने के लिए चला जाता है। फिर सार्वजनिक उधार। देखो, सरकार जो है ना खर्च करने के लिए उधार लेता है, किससे? पब्लिक से। आप ही लोगों से अपना शेयर बेचेगा और पैसा ले लेगा और अर्थव्यवस्था में खर्च करेगा। तो सरकार न्यून मांग की स्थिति में, जब पब्लिक के जेब में खुद पैसा कम है, ऐसी स्थिति में सार्वजनिक उधार, लोगों से लेने वाले उधार को कम कर देगा, लोगों से लेने वाले उधार को कम कर देगा, ताकि लोग इस पैसा को खर्च कर सके, लोग इस पैसा से डिमांड कर सके। अगली बात, आरबीआई से उधार। देखो, तो जब सरकार को लगेगा कि न्यून मांग की स्थिति है, हमें ज्यादा खर्च करनी है, तो सरकार आरबीआई को बोलेगा कि देख भैया, हमें कुछ कर्ज दे दे जो तुम्हारे पास है बचा हुआ पैसे, या नहीं तो मेरे लिए पैसे छाप दे। आरबीआई से उधार ज्यादा लेने लगेगा सरकार क्या करेगा? आरबीआई से उधार को बढ़ा लेगा, ज्यादा कर्ज लेकर खर्च करेगा। ठीक है, ज्यादा कर्ज लेकर खर्च करेगा। याद रखिएगा इसको, न्यून मांग की स्थिति में सरकारी व्यय बढ़ेगी। व्यय कैसे बढ़े? और टैक्स को कम किया जाएगा। उधार सरकार पब्लिक से कम लेगा। किससे कम लेगा? लोगों से कम लेगा, लेकिन आरबीआई से उधार बढ़ा लेगा। ठीक है, क्योंकि आरबीआई सरकार का ही तो बैंक है। दूसरी बात, अधिमांग की स्थिति को सोचते हैं। अधिमांग मतलब मार्केट में पैसा बहुत है, मार्केट में इतना पैसा है कि महंगाई साथ में आसमान पे। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें मांग को कम करना चाहिए। मांग को कम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जेब में, जब तक पब्लिक के जेब में पैसा है तब तक वो बावला बाजार जाएगा। पैसा ही जेब से खींच लो, पैसा ही मार्केट से निकाल लो। कैसे निकालेंगे पैसा मार्केट से? पहली चीज, सरकार अपने व्यय में कम कर दे। सरकार अपने व्यय में क्या करे? कम करे। जब सरकार अपने व्यय को कम करेगा तो लोगों को कम रोजगार मिलेंगे या कम इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो चीजें कम खरीदी जाएगी। निजी लोगों पर सरकार का सीधे नियंत्रण ज्यादा नहीं है, लेकिन सरकार का खुद पे तो नियंत्रण है ही कि वो कितना खरीदे कितना ना खरीदे, इन्फ्लेशन बढ़ाए या इन्फ्लेशन को कम करे। तो सरकार अपने खर्चे को कम कर लेगा। खर्चे इसलिए कम करेंगे ताकि मार्केट में और पैसा नहीं जाए, ताकि और महंगाई ना बढ़ जाए। इस कारण से दूसरी स्थिति, कर के बारे में सोचते हैं। देखो, पब्लिक के जेब में पैसा है तभी तो वो ज्यादा मांग कर रहा है, तो हम टैक्स बढ़ा देंगे। जैसे ही टैक्स बढ़ा देंगे, आपका पैसा सरकार के पास, आपका पैसा सरकार के पास, सरकार के पास पैसा चला गया, आपके पास पैसा नहीं बचा। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड कम करेंगे, क्योंकि आप टैक्स भर रहे हो, या टैक्स लगा देने से वस्तु की कीमतें ऊंची हो जाती है। जैसे ही वस्तु की कीमतें ऊंची होगी तो लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अगली बात, सार्वजनिक उधार। अब सार्वजनिक उधार, सरकार क्या करती है? पब्लिक से बहुत सारे शेयर को, है ना, बेचकर, ठीक है, पैसा प्राप्त करती है। तो सरकार जब बजट बनाएगा उस समय क्या करेगा कि आरबीआई से उधार कम लेकर पब्लिक से उधार ले लेगा। और पब्लिक सरकार को क्यों देगा? क्योंकि पब्लिक मानता है कि मेरा पैसा सबसे ज्यादा सेफ सरकार के पास है। तो सरकार का बॉन्ड खरीद लिया, सरकार की सिक्योरिटी खरीद लिया। बैंक किससे सिक्योरिटी खरीद लिया? सरकार का। तो अब बैंक पब्लिक को पैसा ना देकर सरकार के योजनाओं में निवेश करने लगा, तो पब्लिक फंडिंग उठा लेगा। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र से जो उधार है, लोगों से, बैंकों से उधार लेने लगेगा, तो मार्केट का पैसा सरकार के पास आ जाएगा। देखो अब क्या हो रहा है, मार्केट के पास पैसा तो था लेकिन मार्केट खर्च नहीं कर पा रहा है। कौन खर्च कर रहा है? सरकार खर्च कर रहा है। और आरबीआई से जो उधार ले लेकर काम करता था, अब आरबीआई को बोलेगा भैया रहने दे, अपना पैसा अपने पास रख संभाल के, तो आरबीआई से उधार कम लेगा। ठीक है, दोनों चार्ट को आप कॉपी पे बनाएंगे, इसे समझेंगे एक दो बार माइंड में, ठीक है, जिससे आपको एकदम क्लियर रहेगा, याद रहेगा, एग्जाम में एकदम छाप के आओगे। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके दूसरे नीति, जो अधिमांग न्यून मांग को ठीक करने के जो दूसरे नीति है उसके बारे में।
आइए अब जानते हैं कि न्यून मांग और अधि मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। देखो, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेकर आता है। ये इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट आरबीआई के पास होता है, क्योंकि आरबीआई मार्केट में कितनी मुद्रा होगी, लिक्विडिटी होगा, इसको कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है। ठीक है, तो अब कैसे करेगा न्यून मांग और अधि मांग की स्थिति को ठीक, आइए जरा देखते हैं। पहली स्थिति, आरबीआई के पास एक होता है बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट, रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई क्या करता है, लोन देता है। किसको? वाणिज्य बैंक को। यदि न्यून मांग है मार्केट में, इसका मतलब मार्केट में रुपए कम है, तो आरबीआई का उद्देश्य होगा कि मार्केट में रुपए ज्यादा जाए। अधि मांग है तो इसका मतलब मार्केट में रुपए बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई का उद्देश्य होगा कि मार्केट से पैसे निकाल ले। अब मुझे बताओ, न्यून मांग की स्थिति में आरबीआई अपना रेपो रेट या बैंक रेट को कम करेगा। क्या करेगा? कम करेगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि सस्ते में आरबीआई यदि वाणिज्य बैंक को देगा तो वाणिज्य बैंक सस्ते में लोगों को देगा पैसा, और जैसे ही लोग के जेब में पैसे आएंगे तो मालामाल हो जाएगा। तो हमें मार्केट में पैसा पहुंचाना है। दूसरी बात, यदि यही बात उल्टा रहता, पहले इसे कंप्लीट करते हैं, और विपरीत रेपो दर, विपरीत रेपो दर भी कम कर लेगा। आप बोलोगे विपरीत रेपो दर क्यों कम करेगा? विपरीत रेपो दर क्या है? जो वाणिज्य बैंक आरबीआई को देता है जिस रेट पर, वो विपरीत रेपो दर है। अब मुझे बताओ, वाणिज्य बैंक जब मार्केट में पैसा कम है तो आरबीआई के पास पैसा जमा करे या पब्लिक को दे? पब्लिक को दे। जब आरबीआई जहां पे 5% से वाणिज्य बैंक का पैसा अपने पास रखता था, अब कह रहा है कि 2% पे रखेंगे, तो वाणिज्य बैंक सोचेगा इससे अच्छा तो पब्लिक को दे ले पैसा। जब पब्लिक को पैसा देगा तो लोग के जेब में पैसे आएंगे, तो विपरीत रेपो दर भी कम होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, खुले बाजार की नीति। आरबीआई क्या करेगा? न्यून मांग की स्थिति में जो अपनी प्रतिभूतियां हैं उसे खरीदेगा। किसको खरीदेगा? प्रतिभूतियों को खरीदेगा। क्या करेगा? बाय करेगा। क्यों बाय करेगा? क्योंकि जैसे ही अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसे मार्केट से बाय करेगा, तो आपने जो सरकार का गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है वो सरकार को वापस दे रहे हो, तो बोलोगे सरकार पैसा दो, सरकार आपको पैसा दे देगा, तो आप वही पैसा से डिमांड करोगे। तो ऐसी स्थिति में ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकार अपनी प्रतिभूति को वापस खरीदता है। दूसरी बात है सीआरआर और एसएलआर। देखो, आरबीआई चाहेगा कि पब्लिक को ज्यादा पैसा जाए, तो बैंक अपने पास सीआरआर और एसएलआर कम रखे। सीआरआर और एसएलआर कम रखे। सीआरआर जो बैंक के पास पैसा रखना पर आरबीआई के पास बैंक पैसा रखता है, एसएलआर जो बैंक को खुद अपने पास रखना पड़ता है। तो यदि कम अपने पास रखेंगे तो ज्यादा पैसा लोन पे देंगे, तो डिमांड बढ़ेगा, तो इसको भी कम किया जाए। अगली बात, सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल जो रिक्वायरमेंट है, इसे क्या करना होगा? देखो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब यह हुआ कि 10 लाख का तुम्हें लोन लेना है। मैं कह रहा हूं कि 10 लाख का लोन लेने के लिए तुम्हें 15 लाख हमें देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज, गिरवी, मकान का कागजात। अब हम कह रहे नहीं, देखो तुम्हें 10 लाख का लोन लेने के लिए मात्र 12 लाख के गिरवी को रखना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई, 12 लाख ही गिरवी रखना पड़ रहा है, कम गिरवी रखना पड़ रहा है, ठीक है, तो इससे पब्लिक के पास ज्यादा पैसा जाएगा, तो सीमांत आवश्यकता भी कम हो जाएंगे। आरबीआई का नैतिक दबाव कम हो जाएगा कि चलो ठीक है, यदि ये सब पैरामीटर फॉलो कर रहा है तो दे दो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके दे दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेकर दे दो, तो ये सब कम होंगे, बस प्रतिभूति को बाय किए जाएंगे। लेकिन जब अधि मांग आ जाए, अर्थव्यवस्था में बहुत पैसा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई का उद्देश्य है मार्केट का पैसा छीन के अपने पास ले ले। जब मार्केट का पैसा छीनेगा तो कैसे छीनेगा? आरबीआई अपना बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देगा। मांग की स्थिति में बैंक रेट और रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई से पैसा जो वाणिज्य बैंक लेगा और वाणिज्य बैंक से पैसा पब्लिक लेगा और पब्लिक के पास वापस बहुत सारे पैसे हैं, तो आरबीआई चाहेगा कि पैसा कम से कम पब्लिक के पास जाए। ऐसी स्थिति में आरबीआई जब बैंक रेट बढ़ा देगा तो वाणिज्य बैंक को ऋण महंगे में मिलेगा, तो महंगा में लोन लेना नहीं चाहेगा, पब्लिक भी महंगा में लोन लेना नहीं चाहेगा, तो अधि मांग की स्थिति में इसे बढ़ा दिया जाएगा। विपरीत रेपो दर के बारे में, तो विपरीत रेपो दर भी बढ़ा दिया जाएगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दिया जाएगा।
रिवर्स रेपो रेट क्यों बढ़ा दिया जाएगा? रिवर्स रेपो रेट में तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है। मुझे बताओ, जब आरबीआई ऊंची कीमत देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देगा कॉमर्शियल बैंक को, तभी तो कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखेगा। और जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा रखेगा तो पब्लिक को नहीं देगा। और क्यों रखेगा आरबीआई के पास? क्योंकि आरबीआई के पास पैसा ज्यादा सुरक्षित है। किसके तुलना में? पब्लिक के तुलना में। ठीक है, अगली बात की बात करते हैं, प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, G-Sec। यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो अभी मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो हमें मार्केट से पैसा निकालने हैं। तो आरबीआई क्या करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रतिभूतियां जो है इसको सेल करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट प्रतिभूतियों को ये सेल करेगा। क्यों सेल करेगा? क्योंकि मार्केट में मान लो हम सरकार को सड़क बनाना है, तो सड़क के नाम पे सरकार ने 1000 शेयर बनाया, वो शेयर पब्लिक को बेचा, पब्लिक का पैसा सरकार के पास। अब सरकार आरबीआई के पैसा को तो खर्च नहीं कर रहा है, कम से कम पब्लिक के पैसा को लेके कर रहा है। पब्लिक जो पैसा खर्च करता है वो आरबीआई कर रहा है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दिया जाएगा, जिससे पब्लिक से पैसा आरबीआई की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं एसएलआर और सीआरआर। देखो, जब एसएलआर और सीआरआर ज्यादा रखना पड़ेगा ना बैंक को, तो बैंक को मजबूरी हो जाएगी कि पब्लिक को पैसा ना दे। तो सीआरआर के तहत जो आरबीआई के पास रखेगा, एसएलआर के तहत जो अपने पास रखेगा। तो इस कारण से अधिमांग की स्थिति में सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। फिर बात करते हैं सीमांत आवश्यकता। अब मेजर्स को भी बढ़ा दिया जाएगा। बोलेगा देख भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब यदि तुम्हें 10 लाख का लोन लेना है तो 12 लाख के गिरवी नहीं, 15 लाख का गिरवी रखना पड़ेगा। तो सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देगा, जिससे पब्लिक को बड़ी मुश्किल हो जाएगी चीजें लोन लेना। जब मुश्किल होगा लोन लेना, तभी तो वो कम लोन लेंगे। और नैतिक प्रेशर भी बढ़ा देगा कि ज्यादा जांच पड़ताल करो, कहीं पैसा डूब ना जाए, है ना, कोई अनैतिक तरीके से पैसा ना ले ले। जब इतने सारे प्रेशर आएंगे तो बैंक स्वाभाविक सी बात है अपनी नीति को सख्त करेगा और लोग को पैसा कम देगा। न्यून मांग में सबको कम कर लेना, अधि मांग में सबको बढ़ा लेना। केवल ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को न्यून मांग में सरकार बेचेगा, मार्केट से पैसा लेगा, और अधि मांग की स्थिति में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है सरकार उसको सेल करेगा और मार्केट से पैसा अपने पास लेगा। ये इसमें मार्केट को पैसा दे रहा है, इसमें मार्केट से पैसा ले रहा है। आपको ये सारी बातचीत समझ में आया होगा। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो कि 5 क्लास में खत्म होते हैं, एक वीडियो में कंप्लीट करके दिया है। और आप इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, और इससे जो भी क्वेश्चन आएगा अब मुझे नहीं लगता कि आपसे छूटेगा। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अरे